अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल जीके अनिल सारण में। अपनी कक्षा 12 के लिए मानव भूगोल विषय पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लेसन जो छठा है मानव अधिवास उसके बारे में पढ़ना शुरू किया था। इससे संबंधित हम दो जो टॉपिक हैं, दो वीडियो हैं वो हम बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उनके लिंक दिए हैं, आप उन वीडियो को ज़रूर देख लें। साथ ही इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, पास में दिया गया बेल आइकन भी दबाएं ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी तुरंत सूचना आपको मिल जाए। अपने क्या है कि मानव अधिवासों के बारे में जैसा कि मैंने बताया पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ये पढ़ा कि मानव अधिवास कैसे क्या होते हैं। देखिए, मानव अधिवास थोड़ा सा मैं इसका रिविज़न कर देता हूँ ताकि हमारे ये थोड़ा सा याद आ जाए, माइंड में आ जाए कि क्या होते हैं। मानव अधिवास जो होते हैं वो जो मानव बस्तियां होती हैं उन्हीं को मानव अधिवास कहा जाता है। यानी मकानों का जो समूह होता है, आवासों का जो संगठित समूह होता है उसको मानव बस्ती कहते हैं। और मानव बस्ती का जो विकास है वो धीरे धीरे हुआ है। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे मानव बस्तियाँ, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई और बस्तियाँ ये बसती गई। और उसी के आधार पर हमने इसके प्रकारों को पढ़ा था कि ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास, जिसमें हम ग्रामीण अधिवासों के बारे में डिटेल से पढ़ रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों के बारे में पढ़ा था और हमने ये देखा था कि ग्रामीण जो अधिवास होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि सघन, जिसको कि गुंचित अधिवास भी बोला जाता है, प्रकीर्ण यानी एकांकीय अधिवास, मिश्रित अधिवास और पल्ली अधिवासों के बारे में हमने डिटेल से अध्ययन किया था। तो आज का टॉपिक जो है वो हमारा ग्रामीण अधिवासों से ही संबंधित है। आज हम ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूपों के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही हम ग्रामीण अधिवास जो हैं उनकी जो प्रमुख समस्याएं क्या हैं उन समस्याओं के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो हम पाठ्यपुस्तक सीरीज से पढ़ रहे थे ये वीडियो, तो हम चलिए चलते हैं अपनी पाठ्यपुस्तक पर और देखते हैं कि इसके प्रमुख प्रतिरूप जो ग्रामीण अधिवास हैं उसके क्या हैं और प्रतिरूप होते क्या हैं, प्रतिरूप कहते किसे हैं। तो आप देखें ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप यहाँ लिखा हुआ था। पल्ली, पुराना अधिवास, मिश्रित अधिवास, इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं तो यहाँ दोबारा से हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप। प्रतिरूप देखिए, रूप यानी आकार। ग्रामीण अधिवासों का आकार देखिए, गांव जो बसे हैं वो एक से तो बसे हैं नहीं, धीरे धीरे मकान बसते गए। कई बार तो मकान क्या होता है किसी सड़क के किनारे बस जाते हैं या किसी नहर के किनारे या नदी के किनारे। कई बार कोई कुआं होता है उस कुएं के चारों ओर बस जाते हैं। कई बार कोई झील होती है उस झील के चारों ओर घर बनने शुरू हो जाते हैं, यानी बस्ती बन जाती है। तो जैसे जैसे ये बस्तियां बनती गई इनके आकार भी भिन्न भिन्न हैं, यानी ये जो बसाव हुआ इनका वो आकृति है ना अलग अलग होती है, इसी को प्रतिरूप बोलते हैं। तो अधिवासों के बसाव की आकृति के आधार पर किए गए विभाजन को अधिवासों का प्रतिरूप कहा जाता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये ज़्यादातर किस पैटर्न में ये जो मकान है या जो अधिवास यानी ये जो बस्तियाँ हैं ये किस पैटर्न में बसी हुई है, किस आकार में बसी हुई है, उसी आकार को हम बोलते हैं प्रतिरूप। यानी बसाव की आकृति कैसी है, ये क्या गोलाकार है, ये त्रिभुजाकार है या आयताकार है या ये आकार कोई और ही है, कैसा उस आकार कैसा है, उस आकार की बसाव की जो आकृति है वो कैसी है, उसी के आधार पर हम इनके प्रतिरूपों का अध्ययन करते हैं। देखिए, जो प्रतिरूप होते हैं, जो बसाव की आकृति होती है उसके ऊपर कई चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। पहला तो प्रभाव पड़ता है धरातल का स्वरूप कैसा है, कि यानी धरातल जो है वो कैसा है। क्या धरातल जो है वो उबड़ खाबड़ है, पहाड़ी है, पठारी है, मैदानी है, कैसा कैसा वो धरातल है। उस धरातल के आधार पर इनकी जो आकृति है वो निर्भर करती है। नदियाँ, जलाशय, यानी ये इन चीज़ों के पास जैसे मकान बसने शुरू होंगे वैसे वैसे बस्तियाँ बसती जाएंगी। ऐतिहासिक कारक होते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, परिवहन मार्ग, धार्मिक स्थल। कई बार कोई धार्मिक स्थल होता है, मंदिर या कोई अन्य, मान लो मस्जिद है, गुरुद्वारा है,
तो उसके चारों ओर धीरे धीरे लोग बसते हैं। तो धार्मिक स्थल भी कई बार क्या होते हैं कि बसाव की जो आकृति है ना वो निर्धारित कर देते हैं। आकृति के आधार पर ग्रामीण अधिवासियों के निम्नलिखित प्रतिरूप निर्धारित किए जा सकते हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं रेखीय प्रतिरूप। जब है ना किसी नदी या सड़क या नहर या रेल मार्ग के चारों ओर मकान ऐसे रेखा के रूप में बसने शुरू हो जाएं, तो ऐसे लंबे रूप में जब बस्ती बस जाए, कोई अधिवास बन जाए, तो इस बस्ती को क्या बोला जाता है? रेखीय प्रतिरूप बस्ती बोला जाता है। जब ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, नहर, नदी घाटी में या सागर तट के सहारे बस्ती का विकास होता है, तब रेखीय प्रतिरूप वाले अधिवास का निर्माण होता है। इस प्रतिरूप में आवास पास पास व पंक्तिबंद होते हैं। जैसे गंगा यमुना के मैदान एवं मध्य हिमालय क्षेत्र में इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। जयपुर जिले का बरवाड़ा गांव रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण है। जयपुर जिले का जो बरवाड़ा गांव है ना, वो इसी प्रकार का एक उदाहरण है। इन्हें पंक्तिनुमा, मार्गोन्मुख व अर्धचंद्राकार प्रतिरूप भी कहा जाता है। तो इसका हम एक चित्र देख लेते हैं। जब आप चित्र देखोगे तो आपके ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, जो हम बात कर रहे थे ना रेखीय प्रतिरूप की, तो आप देखें ये एक सड़क मार्ग है। इस सड़क के दोनों ओर ऐसे जब ऐसे पंक्ति में जब मकान बस जाए, बसने से बस्ती बन जाए, तो उसको रेखीय प्रतिरूप कहा जाता है। एक चित्र हम और देख लेते हैं। ये देखिए चित्र 6.1, जिसमें ये एक सड़क गुजर रही है। इस सड़क के चारों ओर ये देखिए एक मानव बस्ती का विकास हुआ है। इस प्रकार की जो बस्ती है इसको क्या बोला जाता है? रेखीय प्रतिरूप कहा जाता है। तो चलिए दूसरा प्रतिरूप हम पढ़ते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कई बार इसमें प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि सड़कों के किनारे या रेल मार्गों के किनारे ग्रामीण अधिवासियों का कौन सा रूप या प्रतिरूप विकसित होता है? तो हमें उत्तर में लिखना है रेखीय प्रतिरूप। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा आप देखें, दूसरा है तीर प्रतिरूप। तो तीर प्रतिरूप किसी अंतरीप के शीर्ष पर नदी के विसर्ग के सहारे या दो आब के बीच विकसित अधिवास का जो प्रतिरूप होता है वो प्राय क्या कहलाता है? तीर प्रतिरूप कहलाता है। इसका भी अपने चित्र देख लेते हैं कि तीर्थ प्रतिरूप जो होता है वो देखने में कैसा होता है। आप देखिए, इस प्रकार की जो आकृति बनती है जब कोई अंतरीप हो, जैसे कि भारत में कन्याकुमारी है नीचे नीचे, तो उस जगह पर इस प्रकार के प्रतिरूप विकसित होते हैं जहाँ आगे जो भूमि है वो खत्म हो जाती है बसने के लिए, क्योंकि यहाँ समुद्र या पानी वगैरह जो होता है, पानी महासागर, सागर, समुद्र होते हैं, तो यहाँ तो बस नहीं सकते। भूमि जो होती है वो इस प्रकार होती है, तो यहाँ से बस बसावट शुरू होती है। तो ये आकृति जो है बस्ती की, ये देखने में तीर जैसी लगती है, इसी को बोला जाता है तीर प्रतिरूप। तो इस ऐसे स्थान पर अगर बाद में अधिवास के विकास के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होती है या नदी की सीमा इसकी विकास में बाधा डालती है, जिससे अधिवास का विकास पृष्ठभाग की तरफ होता रहता है, यानी पीछे की भाग की ओर होता रहता है। जैसे दक्षिण भारत में कन्याकुमारी और उड़ीसा में चिल्का झील तट पर बने अधिवास इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अगला जो है वो है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। तो त्रिभुजाकार प्रतिरूप क्या होता है? जब नदियां, नहरों या सड़कों का संगम होता है और वे एक दूसरे को काटती नहीं है, तब त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। यानी एक नदी इधर से आ रही है और दूसरी नदी इधर से आ रही है और इन दोनों का ये संगम हो गया, या सड़कें हैं वो ऐसे निकल गई, ये इधर निकल गई, ये सड़क है ऐसे वापस निकल गई। तो ये जो प्रतिरूप विकसित होता है दोनों और, इससे ये होता है त्रिभुज की आकृति में यहाँ मकान बनते हैं, इसको त्रिभुजाकार प्रतिरूप बोला जाता है अधिवासों का। ऐसे संगम स्थलों पर अधिवास को विकसित होने के लिए दोनों नदियों, नहरों या सड़कों द्वारा निर्मित त्रिभुज के अंदर ही भूमि पर अधिवास विकसित होता है। भारत में हरियाणा और पंजाब में ऐसे अधिवास मिलते हैं, क्योंकि हरियाणा पंजाब में नहरें वगैरह जो है ना वो पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा है। तो ये होता है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। अगला है आयताकार, जिसको कि चौक, पट्टी, प्रतिरूप भी कहा जाता है।
जब दो सड़कें आपस में मिलती हैं और उनके मिलन स्थल से दोनों सड़कों के किनारे लंबवत गलियों का निर्माण होता है, तब आयताकार प्रतिरूप बनते हैं। यानी जब दो सड़कें आपस में मिलती हैं, चौराहा बनता है, तो चौराहे के ऊपर है ना ऐसे चारों ओर अधिवास बनने से क्या होता है, आयताकार जो प्रतिरूप है वो विकसित होता है। तो इस प्रकार ये आयताकार प्रतिरूप हमें देखने को मिलता है। इसका भी हमें चित्र देख लेते हैं, उससे आपके और समझ में आ जाएगा। ये देखिए, जब दो सड़कें, एक सड़क ये आ रही है, एक सड़क ये आ रही है, इन दोनों सड़कों को मिलने से इनके चारों ओर ये एक आयताकार रूप में अधिवास का प्रतिरूप विकसित होता है, मानव बस्ती का रूप हमें देखने को मिलता है। इसको आयताकार प्रतिरूप बोला जाता है। अगला अपने देखते हैं, अगला है अरीय तिरछा प्रतिरूप। अरीय तिरछा में क्या होता है, इसमें जब किसी गांव के एक स्थान पर अनेक दिशाओं से कच्ची या पक्की सड़कें मिलती हैं, जैसे ये एक स्थान है, इस एक स्थान पर कुछ कई दिशाओं से जो है सड़कें वो आके मिल रही हैं, तो यहाँ जो ये आवास बसेंगे तो ये जो आकृति बनेगी ये क्या होती है, ये अरीय तिरछा प्रतिरूप कहलाता है। इसका भी हम चित्र देखते हैं, उसको चित्र देखने से आपके ये क्लियर हो जाएगा कि कैसा होता है अरीय प्रतिरूप। ये देखिए, ये कोई मुख्य स्थान है, इस मुख्य स्थान पर चारों ओर से सड़कें आ रही हैं और यहाँ जो ये मकान बने, आवास बने, तो इन आवासों के बसने से जो आकृति बनेगी बस्ती की वो अरीय होगी। इसको अरीय तिरछा प्रतिरूप बोला जाता है। परंतु सभी गलियां मुख्य चौराहों पर मिलने से समांतर नहीं होती हैं। आगे अपने देख लेते हैं, विश्व में घनी आबादी वाले उपजाऊ मैदानी भाग में ऐसे प्रतिरूप पाए जाते हैं। भारत में गंगा के ऊपरी मैदान और तमिलनाडु राज्य में इस प्रकार के प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। अगला है वर्ताकार प्रतिरूप। वर्ताकार में क्या होता है, वर्ताकार में एक जो बीच में कोई झील होती है या कुआं होता है, इसके चारों ओर वर्त के रूप में ऐसे विकसित होता जाता है। तो ये जो है वर्ताकार रूप में ये मकान इसके चारों ओर बनने से जो आवास का या बस्ती का या अधिवास का जो प्रतिरूप विकसित होता है वो वर्ताकार होता है। अरिया में तो क्या है, सड़कें आ रही थी, इसमें देखिए चारों ओर से सड़कें नहीं आ रही हैं, केवल एक बीच में कोई चौराहा या मंदिर, बीच में चौराहा नहीं, बीच में हमें बोल सकते हैं कोई कुआं है, कोई मंदिर है या झील है, उसके चारों ओर ऐसे बसने से ये प्रतिरूप बना है। प्राय किसी झील, तालाब, कुएं, किले, धार्मिक स्थल या चौपाल के चारों ओर मकानों के बसने से बस्ती का आकार वर्ताकार हो जाता है, इसलिए इसे वर्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। नाभिक प्रतिरूप इसकी प्रारंभिक अवस्था है। ये देखिए, ये नाभिक है, ये बीच में एक है, इस बीच में इसके चारों ओर जब ये बड़ा होता जाता है नाभिक के प्रतिरूप, तो इसी को वर्ताकार प्रतिरूप बोल दिया जाता है। अगला अपने देखते हैं तारा प्रतिरूप। तारा प्रतिरूप में क्या होता है, तारा प्रतिरूप प्रारंभ में अरीय प्रतिरूप के रूप में विकसित होता है, परंतु बाद में बाहर की ओर जाने वाली सड़कों के किनारे मकान बनने से इसकी आकृति तारे जैसी होती जाती है, इसलिए तारा प्रतिरूप कहा जाता है। ये देखिए, तारा प्रतिरूप जो है ना वो पहले तो ऐसा ही होता है इस अरीय प्रतिरूप के जैसा, लेकिन बाद में क्या होता है, ये देखिए ये ऐसा ही है, सड़कें आ रही हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, इन सड़कों के किनारे है ना यहाँ मकान ऐसे लंबे जो मकान है वो और दूरी तक बनने लग जाते हैं। ये देखिए, ये बन रहे मकान, जब मकान ऐसे आगे तक बन जाए ऐसे, तो ये देखिए ये मकान क्या हुई, ये आगे बढ़ गए इस सड़क के किनारे, तो इन मकानों के आगे बढ़ने से जो आकृति बनती है वो एक तारे जैसी आकृति बनती है। इसी को क्या बोला जाता है, तारा प्रतिरूप बोला जाता है। अगला है पंखा। जब किसी गांव में केंद्रीय सड़क के चारों ओर मकान बनते हैं, इसके बाद बस्ती का विकास सड़क के किनारे रेखे प्रतिरूप में होने से पंखानुमा प्रतिरूप बनता है। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें पहले तो मकान जो है ना किसी एक केंद्रीय स्थल, जैसे ये कोई केंद्रीय स्थल है, इसके चारों ओर ऐसे मकान बनने शुरू हो गए, ठीक है। फिर क्या होता है, इससे एक गांव से एक सड़क जा रही है, इस सड़क के किनारे भी क्या है कि धीरे धीरे ऐसे मकान बसने लग जाते हैं, तो ये आकृति है ना एक पंखे जैसी हो जाती है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और अच्छी तरह से बनाता हूँ, फिर आपके समझ में आएगा। जैसे ये है, इसके चारों ओर ये मकान बन गए, ठीक है, केंद्रीय स्थल के,
और इससे एक ये सड़क जा रही है, इस सड़क के चारों ओर भी मकान बन गए। तो ये क्या होता है, एक पंखा जैसा बन जाता है और ये थोड़ा बड़ा होता है। तो ये एक हाथ में हिलाने वाला जो पंखा होता है ना, उस पंखे के आकार में ये बन जाता है। तो इससे रेखीय प्रतिरूप का विकास होता है। तो ये इस प्रकार की ये आकृति बन जाती है। ये पंखा सा हमें देखने को लगता है, ये पंखा प्रतिरूप होता है। अगला अपने पढ़ते हैं अनियमित प्रतिरूप। अनियमित में क्या है कि मानव द्वारा अपनी सुविधा अनुसार बिना किसी योजना के मकानों का निर्माण होने से आकार रहित अधिवास विकसित होता है, जिसे अनाकार प्रतिरूप भी कहते हैं। टेढ़े मेढ़े मकान बच जाना बिना कोई योजना के, बस किसी ने कहीं बना लिया, किसी ने कहीं बना लिया, तो टेढ़ा मेढ़ा जो गांव बसा हुआ हो वो अनियमित होता है। सड़कें में गलियां शेष भूमि के बाद में विकसित होती है, यानी सड़कें गलियां तो बाद में बनती है, मकान पहले बसते हैं। टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार और प्राय संकड़ी होती है। भारत के अधिकांश गांव है ना वो इसी में आते हैं। राजस्थान के 12 जिले में लिसाड़ी गांव अनाकार प्रतिरूप का उदाहरण है। सीढ़ी नुमा प्रारूप ये पहाड़ी क्षेत्रों में बनते हैं, पर्वतीय ढालों पर। इस प्रकार के गांव पर्वतीय ढालों पर विकसित होते हैं, जिनमें मकान परस्पर सटे हुए परंतु दूर दूर दोनों ही रूपों में मिलते हैं। इस प्रकार इन मकानों में पंक्तियां ढाल के अनुसार कई स्तरों में दिखाई देती है। हिमालय, रॉकीज, एंडीज और आलस पर्वतों में ग्रामीण बस्तियां सीढ़ी नुमा प्रारूप में है। अगला है मधु छत्ता प्रतिरूप। मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखेगा ये प्रतिरूप। एक चित्र देख लेते हैं, आप देखो, इस चित्र को देखने से समझ में आएगा कि जो मधुमक्खी के छत्ते की तरह लगे, ये देखिए, इसमें जुल्लू जनजाति का मधु छत्ता प्रतिरूप दिखाई देता है, जिसमें ये गुंबदनुमा जो झोंपड़ियाँ बनी होती हैं, तो वहाँ उन इलाकों में इस तरह के प्रतिरूप हमें देखने को मिलते हैं। भारत के आदिवासी जनजातियों में गुंबदनुमा झोंपड़ियों के गांव, टोडा जनजाति, आंध्र प्रदेश के समुद्र तटीय मछुआरों के गांव तथा दक्षिण अफ्रीका के जुल्लू लोग इस प्रकार के प्रतिरूप में निवास करते हैं, जो दूर से मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई देता है। अन्य प्रतिरूप में नाभिकीय है, अर्धवृत्ताकार है, टेढ़ा मेढ़ा प्रतिरूप है, मकड़ी प्रतिरूप है, ये है। तो देखिए, ये हमने पढ़े ग्रामीण आदिवासियों के प्रतिरूप, जिसमें हमने ये देखा कि जो प्रतिरूप हैं वो जो हैं वो कि कई प्रकार के होते हैं। अब अपने देखते हैं ग्रामीण आदिवासियों की जो समस्याएं हैं वो क्या हैं। ये समस्याएं देखिए, समझते हर गांव में ये समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। लगभग एक सी समस्याएं हैं। पहली समस्या देखो, आवागमन के साधनों का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, आवागमन के साधनों का अभाव होता है, क्योंकि गांव दूर दराज में बसे होते हैं और यहाँ जो सड़कें या रेल लाइनें या जो भी चीज़ें हैं उनका विकास है ना बहुत ही कम होता है। तो सबसे बड़ी समस्या ग्रामीण आदिवासियों की आती है, तो वो है आवागमन के साधनों का यहाँ अभाव देखने को मिलता है। दूसरा है स्वच्छ पेयजल का अभाव। गाँव में है ना पेयजल बहुत ही मुश्किल से है, वो भी स्वच्छ पेयजल तो ग्रामीण जो आदिवासी है उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगला है स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, यानी गाँव के अंदर है ना डॉक्टर वगैरह नहीं मिलेंगे, चिकित्सालय हमें नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे जो समस्याएं हो जाती हैं उनके लिए समीपवर्ती नगर में जाना पड़ता है। तो ऊपर से आवागमन के साधनों का अभाव होने से कई बार मरीज की मृत्यु तक हो जाती है। तो स्वास्थ्य सेवाओं का गांव में क्या मिलता है, अभाव। विद्युत आपूर्ति का अभाव, देखो गांव में बिजली भी बहुत ज़्यादा जो है वो बाधित रहती है। विद्युत आपूर्ति है वो बहुत ही खराब हालात में मिलेंगी। कई गांव तो आज भी ऐसे है भारत में जहाँ की बिजली नहीं पहुँची है, और जहाँ है वहाँ भी जो बिजली है वो कम आती है, यानी 24 घंटे में बिजली की जो उपलब्धता है वो बहुत ही कम है। इसके अलावा जो हमें समस्या देखने को मिलती है गांव में वो है रोजगार के अवसरों का नहीं होना। गांव के अंदर रोजगार नहीं मिलता है, रोजगार के जो अवसर हैं वो बहुत ही कम है, और वहाँ कई प्रकार की बेरोजगारी, पूर्ण बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, कई प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। बल्कि उन लोगों को रोजगार की तलाश में नगरों की ओर भी पलायन करना पड़ता है। तो रोजगार के अवसरों का नहीं होना, तो ये कई समस्याएं हैं। रोजगार के अवसर नहीं होना, विद्युत आपूर्ति का अभाव होना, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होना, स्वच्छ पेयजल का अभाव, आवागमन के साधनों का अभाव। ठीक है, तो ये कई समस्याएं हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा और देख लो, सूचना तकनीक में दूरभाष सुविधाओं का अभाव। तो गांव के अंदर है ना जो तकनीक है, दूरभाष, टेलीफोन, इंटरनेट वगैरह है वो बहुत ही कम हमें देखने को मिलते हैं।
अगर है भी ना तो रेंज नहीं रहती है, रेंज की बड़ी समस्या होती है, तो ये बड़ी दिक्कत है गाँव के अंदर। इसके अलावा उच्च व तकनीकी शिक्षा संस्थान, शिक्षा के जो संस्थान है ना वो बड़े ही कम है वहाँ पर, और उच्च नहीं है, यानी 11वीं 12वीं तक तो पढ़ाई हो जाती है, 10वीं 12वीं तक तो, लेकिन उसके बाद में है ना गांव में उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती है, तो बहुत से लोग बच्चे जो हैं वो शहरों की ओर नहीं जा पाते हैं और अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार की ये ग्रामीण आदिवासियों की हमें समस्याएं देखने को मिलती है। ज़्यादातर भारत के जो गांव हैं उसमें इसी प्रकार की समस्याएं हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने जो ग्रामीण आदिवासी हैं उनके प्रतिरूपों के बारे में हमने पढ़ा, साथ ही हमने ग्रामीण आदिवासियों की प्रमुख समस्याओं को पढ़ा। आशा है सभी विद्यार्थियों को ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो नीचे आप जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में आप अपने जो भी डाउट हैं उनको लिखा करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें, क्योंकि इस चैनल को आप दोस्तों से सब्सक्राइब भी कराएं जो भी आपकी कक्षा के हैं, क्योंकि इस पर चैनल पर इसी तरह के वीडियो समय समय पर डाले जाते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा ये भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।